जी, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपका लास्ट टाइम हमने किया था जब ऑडियो रिकॉर्डिंग था, एक्चुअली कॉल ऑडियो वॉइस में था। तो मैं एक्चुअली सारे फीडबैक्स रीड करता हूँ, सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। तो बहुत सारे फीडबैक्स हाँ आए थे, सबको एक्चुअली हमारा वो एपिसोड बहुत पसंद आया था। बट सबका यही फीडबैक था कि थोड़ी सी वीडियो फॉर्म में करो, एंड प्लस आप थोड़ा बहुत अगर कुछ प्रेजेंटेशन अगर साथ में दिखा सको तो उससे ज़्यादा अच्छा लोगों को समझ आ पाएगा, क्योंकि हमने वैल्यू ऐड करनी है यहाँ पे। राइट उसके राइट। लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, सेकंड पार्ट के लिए। एंड उसके बाद आपने प्रॉपर इसके लिए प्रेजेंटेशन भी रेडी की है और वो आप सबके साथ शेयर करोगे, तो उसके लिए आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब आप स्टार्ट कर सकते हो अपना। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट टाइम भी बोला था और वो कांस्टेंट है दैट वी ऑल शुड थैंक यू बिकॉज अब तो आप नॉट ओनली इंडिया बट इंटरनेशनल नहीं, अमेजिंग पर्सनालिटीज को लेके आ रहे हो एंड आई मीन आई हैव लर्नड सो मच फ्रॉम ऑल द इंटरव्यूज जो आपने लिया, ऑल द चैट्स। सो चलो, आई एम वेरी एक्साइटेड कि ये वीडियो वर्जन में हो रहा है। So let us hope that it goes well. हाँ जी, मैं आपको फिर अब आपको मैं होस्ट कर रहा हूँ, मैं आपको आप फिर अपनी जो प्रेजेंटेशन पीपीटी है वो आप साथ में स्क्रीन शेयर कर पाओगे आप हमारे साथ ना फिर। सही सही। तो बिफोर दैट अपने जो लास्ट टाइम किए थे मैंने वही सोचा कि वहीं से थोड़ा कंटिन्यू करते हाँ, लास्ट का एक हैं एंड थोड़ा सा रिकैप दे दो आप लास्ट टाइम का। हाँ, तो लास्ट टाइम जैसे वी वर डिस्कसिंग व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिंग। सो जनरली पीपल जहाँ पे उनको डिफिकल्टीज होती हैं, तो जो लास्ट टाइम अपने डिस्कस कर रहे थे वो ऐसा था कि बेसिकली इन्वेस्टिंग का प्रोसेस क्या होता है एंड बिकॉज क्या होता है कि देयर इज सो मच लिटरेचर अबाउट इट एंड इतनी सारी चीजें मिलती है ऑनलाइन, पीपल गेट रियली कंफ्यूज व्हेन दे स्टार्ट कि फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, व्हाट टू रीड एंड हम्म, एवरीबडी कीप्स टॉकिंग कि यू रीड एनुअल रिपोर्ट, रीड बुक्स, but just reading is not enough. Yes, reading is important and without reading nothing can happen, but then just reading is not enough because practically भी करना जरूरी है। like एक डॉक्टर को आप जितना भी एक सर्जन को आप जितना भी theoretical ज्ञान दे दीजिए, ultimately when you are doing a surgery you need to have a lot of practice before it, right? So that is where people find it difficult and step by step अगर थोड़ा बहुत भी समझ आ पाए और उसको एक स्ट्रक्चर और प्रोसेस में डाल पाए, so people would not be so scared of investing as they are. So अपना एफर्ट यही रहेगा मेरा और आपका हरनीत जी की, अपने एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लोगों को थोड़ा गाइडेंस दे पाए। फर्स्टली जैसे कि मैंने मेंशन किया था, मैं शेयर स्क्रीन कर देता हूँ हाँ जी। अब, जस्ट अ सेकेंड। क्योंकि आप जैसे एनुअल रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे, एक्चुअली मैं भी फंडामेंटल्स तो एक लिमिट तक देखता हूँ। बट एनुअल रिपोर्ट से मुझे भी एक बार लगता है, मैं भी थोड़ा हल्का सा अवॉइड ही करता हूँ उसको बहुत डिटेल में देखना। तो आप उसका थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन दिखा दोगे आज। हाँ, और एक चीज ये रहती है ना, जब लोग चालू करते हैं, अपने पिछली बार भी पिछले चैट में भी बात किए थे, जब लोग चालू करते हैं ना तो वन बिग मिस्टेक दे डू इज दे स्टार्ट विद समथिंग लाइक एनुअल रिपोर्ट ऑफ रिलायंस ले लिया या टाटा हम्म। स्टील ले लिया, and then they get bogged down by so much information, it becomes very difficult to understand इतने verticals, इतने subsidiaries sometimes of big companies. So it kind of becomes difficult to take decision. एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जब लोग पढ़ते हैं तो इनिशियली जब आप अपनी पहली रिपोर्ट या पहले 10-15 एनुअल रिपोर्ट पढ़े हो, योर ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी ट्राइंग टू टेक एन इन्वेस्टिंग डिसीजन। मतलब आप पढ़े हो, आप ये सोच रहे हो मैं उसको लूं कि नहीं लूं, लूं कि नहीं लूं, इट डज हाँ। नॉट रियली मैटर, आपको वो सिर्फ समझने के लिए पढ़ना है पहला 10। सो राइट। आई वुड ऑलवेज आस्क पीपल टू स्टडी, लाइक आई सेड लास्ट टाइम ऑल्सो, स्टडी एनुअल रिपोर्ट ऑफ समथिंग लाइक एन आइनॉक्स, पीवीआर। एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप इन्वेस्ट करें, यहाँ पे अपने जो भी बात करें वो कोई इन्वेस्टिंग की नहीं, और ये मैं आज ही नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं 5 साल से बोल रहा हूँ। अगेन आई डोंट हैव एनी पोजीशंस इन दो स्टॉक्स एंड व्हाई आई एम सेइंग दैट इज, आपको उनका बिजनेस ठीक से समझ में आता है मोर और लेस, कि ठीक है मूवी आती है, मूवी आप जाते हो, पॉपकॉर्न के आप पैसे देते हो, एडवर्टीजमेंट होती है, तो जब आप उसको पढ़ोगे आपके लिए इजी रहेगा। तो वो जरूरी है कि आप सिंपल बिजनेस से स्टार्ट करो। आप कॉम्प्लिकेटेड से करोगे तो और वो माइंडसेट से करोगे कि मुझे लेना है, तो फिर लर्निंग रुक जाएगी। तो मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन। हाँ जी। परफेक्ट।
तो एक छोटा सा डिस्क्लेमर जो कि देना जरूरी है दैट whatever stocks we are discussing are not recommendations. These are just examples to make you understand the concepts. If you wish to act on these recommendations, please consult your investment advisor who will be able to advise you on the basis of suitability of your risk profile. I might or might not have a position in the stocks discussed. Right. So just a small disclaimer. Now, अगर अपने इन्वेस्टिंग को थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप कर पाए, स्पेशली फॉर बिगिनर्स, जो मेरा एक अप्रोच रहता है वो ये रहता है कि पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि विच स्टॉक्स टू स्टडी, कौन सी कंपनियां पढ़नी है. आज इतनी सारी कंपनी है, टीवी पे कोई कुछ बोल रहा है, ट्विटर पे कोई कुछ लिख रहा है, आपके दोस्त आपको कुछ बोल रहे हैं, आप अगर न्यूज़पेपर देख रहे हो तो रोज अलग अलग कंपनी लाइमलाइट में आ रही है. तो आपको एक्चुअली समझ में कैसे आएगा विच स्टॉक टू स्टडी. एंड द प्रॉब्लम इज कि इन्वेस्टिंग में लोगों ने ना कोई प्रोसेस नहीं बनाया. आज ये पढ़े, कल वो पढ़े, परसों कुछ और पढ़े. सो देन हाउ डू यू गेट कॉन्फिडेंट in your approach? So my basic thing, again, I use a lot of different parameters as well, but one of my bread and butter strategies is I start with stocks making new highs. तो एक 3-month high, 6-month high या 12-month high, 52-week high से आप start करें. A lot of people will feel कि यार ये तो बहुत बढ़ गया है, 100 रुपया का स्टॉक 200 हो गया, अब क्या ले. तो आप लेना क्या चाहते हो मार्केट में? आप एशियन पेंट्स लेना चाहते हो, आप पीडीलाइट नेक्स्ट लेना चाहते हो, आप एचडीएफसी लेना चाहते हो? इनके जाके आप हिस्ट्री को देखें, इन्होंने हजारों लाखों बार नए हाई ही बनाए हैं. राइट, सही बोल रहा हूँ ना मैं? राइट. तो अब लेना वो है, लेकिन ढूंढना वो कंपनी है जो खाई में जा रही है. तो फिर ये तो उल्टा अप्रोच हो गया ना. तो आप अगर, मैं ये नहीं बोलता कि ये यही एक तरीका है पैसा बनाने का. मार्केट में हजारों तरीके हैं पैसे बनाने के. मुझे ये तरीका सूट करता है. आपको जो तरीका सूट करे आप उस हिसाब से अपना अप्रोच बनाए, लेकिन एक प्रोसेस से चले. आपको 52 वीक लो से बनाने हैं पैसा, तो आप उस पर ही ध्यान दें, उस पर ही रिसर्च करें, उस पर अपनी बैक टेस्टिंग और स्टडी और हिस्ट्री में जाके पढ़ें. बिकॉज हिस्ट्री में पढ़े बिना आपके सामने से मल्टीबैगर निकल जाएगा, आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगी. तो स्टेप 1 हो गया कि कौन सी कंपनी पढ़नी है, जिसका जवाब मैंने दे दिया. स्टेप 2 होता है बेसिक ओवरव्यू यूजिंग स्क्रीनर. तो अभी सारे कंपनी को अपने 5-10 दिन का टाइम नहीं दे सकते पढ़ने में. इतनी सारी कंपनियां आ जाती है बुल मार्केट में. तो 52 वीक हाई में मैं जनरली देखता हूँ कोई पर्टिकुलर सेक्टर से आ रही है क्या, तो फिर मैं पहले वो सेक्टर पढ़ लेता हूँ. ये भी एक हिंट है. इफ इट इज नॉट लाइक दैट, देन एक बेसिक ओवरव्यू स्क्रीनर से पता चल जाता है. स्क्रीनर में screener.in, ratestar.in, 2 स्क्रीनर है जो मैं यूज करता हूँ. उनमें आपको बेसिक ओवरव्यू मिल जाता है कि बेसिकली फाइनेंशियल पैरामीटर्स क्या है, कंपनी की मार्केट कैप क्या है, कंपनी ने कैसे पीएनएल और बैलेंस शीट को बढ़ाया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो अगर आपको उनमें आपके पैरामीटर मैच करते हैं तो आप आगे एफर्ट डालें. कुछ इंटरेस्टिंग लगता है तो डालें. इसके अलावा कुछ फंडामेंटल रिसर्च करते हैं. इसके बाद इन डेप्थ जो सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आऊंगा. इसके बाद एक स्कटल बट रहता है. कोशिश करते हैं कि जो भी कंपनी पढ़े उसके डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सप्लायर या दुकान में जाके, अगर कंज्यूमर फेसिंग है, जितना रियलिटी से टच कर पाए उतना करें. पता करें कि असली में क्या हो रहा है. एंड स्टेप 5 होता है कि फॉलो अप करें, रिस्क मैनेजमेंट करें. फॉलो अप मतलब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं या इन जनरल कोई ऐसा इवेंट होता है, कोई ट्रिगर होता है कंपनी का, जब अपने कोई भी कंपनी पढ़ते हैं, बहुत जरूरी है कि आप समझ लें कि ये ट्रिगर्स अगर प्ले आउट होते हैं तो फिर ये कंपनी पॉजिटिव साइड में बहुत बड़ी री रेटिंग हो सकती है, या बिजनेस वाइज बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है. और ये ट्रिगर होते हैं तो नेगेटिव साइड में इम्पैक्ट आ सकता है. तो ये आपका लिखा हुआ होना चाहिए एक जगह पे. आप कहीं पे भी लिखिए. नहीं तो कई बार क्या होता है कि कोई, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. टाइटन का 90%, 94% शायद रेवेन्यूज जो हैं वो ज्वेलरी से आती है, घड़ी से कम आते हैं. अभी जो आदमी नया मार्केट में आया है वो सोच रहा है कि भाई टाइटन तो घड़ी का कंपनी है, अभी गोल्ड पे कुछ होगा तो टाइटन को तो इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि वो मेजरली तो ज्वेलरी में है. तो ये बहुत जरूरी है कि आप ये पता रहे कि क्या क्या ट्रिगर से क्या चेंज आ सकता है. एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल था. और अगेन रिस्क मैनेजमेंट, अगर आप कंपनी खरीद लें उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है. आप दुनिया की बेस्ट कंपनी खरीद सकते हो, लेकिन उस वक्त वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट हो ये जरूरी नहीं है.
दुनिया की बेस्टेस्ट ऑफ कंपनी ने बहुत लंबे लंबे पीरियड तक कोई रिटर्न नहीं दिया है, ये हिस्ट्री बोलती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो स्टेप्स हैं जो हम एनालिसिस में यूज करते हैं। नाउ सोर्सेज ऑफ रिसर्च क्या होता है? अब आप बोलेंगे कि ठीक है मैं समझ गया क्या पढ़ना है, मैं ये समझ गया कि ठीक है स्क्रीनर पे हम आएंगे, अब फंडामेंटल रिसर्च में कहाँ कहाँ से करूँ? तो आप एनुअल रिपोर्ट देखें, 5 साल का पढ़ें, आदत डालें धीरे धीरे, एक दिन में नहीं होगा, आपको धीरे धीरे आदत डालनी पड़ेगी एनुअल रिपोर्ट पढ़ने की। सॉरी, आप कंपनी के वेबसाइट पे जाएं, देखें क्या इंफॉर्मेशन है, कौन कंपनी के कैसे प्रोडक्ट्स है, क्या दिया हुआ है, आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप स्क्रीनर पे बेसिक ओवरव्यू करें जैसा हमने बात किया। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन रिपोर्ट्स में या ब्रोकरेज रिपोर्ट में क्या व्यू दे रहे हैं वो मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि क्या फैक्ट्स दे रहे हैं कंपनी के बारे में। तो वहां से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे इनपुट्स आ जाते हैं। बाकी मेरी एक चेकलिस्ट है अपने पास, क्योंकि ये कंटेंट शो है एंड आप और मैं दोनों ही मार्केट के बारे में इतने पैशनेट है कि शायद 2-3 हफ्ते तक ये शो चल जाए। तो एक स्क्रीनर भी है, स्क्रीनर नहीं, एक मेरी चेकलिस्ट भी है बहुत बड़ी सी। तो मैं सारे पॉइंट्स वहां पे भी नोट करता हूँ कोई भी कंपनी के। तो वो मेरे को क्या होता है, कॉन्डेंस्ड मुझे एक व्यू दे देती है कि हाँ ठीक है मैंने कोई बड़ा ब्लंडर पॉइंट मिस तो नहीं किया है। तो प्रमोटर का बैकग्राउंड आप गूगल सर्च करें, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर करें, कॉन कॉल्स सुने, मैनेजमेंट इंटरव्यूज सुने, एंड स्कटलबट का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं क्या थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूँ? नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, स्पीड है ना। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगा लोगों से कि डू यू टेल मार्केट व्हाट यू लाइक टू डू और यू लिसन टू द मार्केट एंड हियर व्हाट इट लाइक्स? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मार्केट पे अपने व्यू थोपना चाहते हो कि आप मार्केट की सुनना चाहते हो? राइट। एंड इसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन मेरे लिए, ये मेरा तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि हाउ डू यू सिलेक्ट विच स्टॉक्स टू स्टडी। तो जब मैं न्यू हाईज वाले स्टॉक मार रहा हूँ, न्यू हाई जो भी स्टॉक मार रहे हैं वो रैंडमली तो नहीं मार रहे होंगे, रैंडमली भी मार सकते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जो न्यू हाई मारते हैं और तुरंत गिर जाते हैं, तो वो एक अलग बात है। अगर बट आप तो न्यू हाई के बाद पूरा फंडामेंटल एनालिसिस अपनी कर रहे हो ना, आप डायरेक्ट जाके तो ले नहीं रहे हो जैसा हमने स्टेप्स में बताया। तो न्यू हाई मतलब कोई भी एक स्टॉक को 100 से 500 1000 जो भी होना है तो उसको नया हाई तो मारना पड़ेगा, कितनी बार मारना पड़ेगा। तो जब वो पहली बार नया हाई मारे तब मैं उसको अपने रेडार पे ले आता हूँ, फर्स्ट टाइम जब वो मारता है नया हाई। और मेरा एक हमेशा फोकस रहता है कि अपने एक प्रोसेस ओरिएंटेड काम करें, ठीक है, एक रैंडमनेस नहीं रहे कि आज ये कल वो, क्योंकि ये मार्केट जो है दिस इज लाइक एन ओशन, दिस प्रोबेबली इज लाइक अ यूनिवर्स नॉट इवन ओशन। सो आप कितना भी डेप्थ में जा सकते हो, कितनी भी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो, बट आपका कोर कंपेटेंसी क्या है ये आपको पता होना जरूरी है, और एक प्रोसेस से काम करेंगे तो ही कंसिस्टेंटली कुछ रिटर्न्स बनेंगे। मेरे लिए एक कंपनी मेरे लाइफ में काफी स्पेशल रही है, अवंती फीड्स। मैंने बाय गॉड्स ग्रेस इस कंपनी में काफी अच्छा मल्टीवैगर ये मेरे लिए रहा था। सो आई मेड अराउंड 70x इन दिस कंपनी एंड लाइफ चेंजिंग काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट था मेरे लिए। तो एक छोटा सा इस पे एग्जांपल लेते हैं कि ये 52 वीक हाई पहली बार कब मारा था। मतलब अगर, इसीलिए मैंने चार्ट डाला है यहाँ पे ताकि विजुअली लोग वो देख पाए, समझ पाए। यहाँ पे अपने कोई टेक्निकल एनालिसिस की बात नहीं करेंगे, एक चार्ट डालने से क्या होता है कि विजुअली लोगों को समझने में आसानी रहती है। तो ये जो ब्लू एरोज यहाँ पे बने हुए हैं, these all these blue arrows are new 52 week highs, ठीक है। So as we can see, more or less ये 2013 अगस्त सितंबर में it made a new 52 week high, ठीक है। एंड इस समय जो भी प्राइस था, आई डोंट रियली एग्जैक्टली रिमेम्बर व्हाट द प्राइस वाज, बट व्हाटएवर इट वाज डबल द 52 वीक लो। सो नॉर्मली द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ नोविस डज इज ही विल सी कि ये तो 100% भाग गया, अब मैं पढ़ के क्या करूं, राइट कोई और कंपनी ढूंढते हैं। तो आपने एक बहुत ही जो एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट
या एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो सकता था, उसको आपने पहले ही मार दिया, छोड़ दिया। आपने वो पढ़ा ही नहीं। राइट। तो इसीलिए अब आप ये देखो कि ये जो ब्लू एरो फर्स्ट टाइम आया, वहां से हर कंपनी की ऐसी जर्नी नहीं होती है, लेकिन मैं सिर्फ एक एग्जांपल देने का कोशिश कर रहा हूँ। विनर्स की यही जर्नी होती है, तो अपने को यही फोकस करना है ना कि विनर्स की क्या ट्रेड्स होते हैं, और उसको जाके हिस्ट्री से देख करके आगे रेप्लिकेट करना है, यही काम है अपना। तो आप देखिए इसने कितनी बार 52 वीक हाई मारे, इसने कितनी बार आपको बोला कि भाई मेरे को पढ़ो, भाई मेरे तरफ देखो, मेरे को पढ़ो, लेकिन हमने क्या देखा कि भाई ये तो भाग चुका है, अब हम नीचे वाली कंपनी और पढ़ेंगे। कितना लेकिन चलेगा जब अब? ये, हाँ और कितना चलेगा, और दूसरा हम्म। कि जब ये गिरने लग जाता है 1200 से 900 आ जाए ना ये, तब कंफर्ट आ जाती है लोगों में कि अब हम पढ़ सकते हैं, ये तो सस्ता हो गया। तो जो चीज 100 से 150 हो गई वो आपसे पढ़ा नहीं जा रहा, 1200 से 900 होते ही आपको लगता है सस्ता हो गया। तो आप खुद शांति से बैठ के सोचिए कि ये जो हम हमारी सोच है या थॉट प्रोसेस है, ये सही है कि गलत है। और स्टॉक अगर ऊपर जाता है तो कोई कारण से जाता है, ये चीज माइंड में डालना जरूरी है। बहुत बार क्या होता है कि एज अ क्योंकि देखिए मार्केट है, इसमें बहुत सारे लोगों ने धोखे भी खाए हैं। तो क्या होता है कि कई बार लोगों का विश्वास नहीं रहता है, उनको लगता है ये ऐसे ही ऊपर नीचे जाते रहता है। तो ऐसा नहीं होता है, ऊपर नीचे शॉर्ट टर्म में जा सकता है, लेकिन एक कंपनी को अगर बहुत बड़ा मल्टी बैगर बनना है तो उसको कुछ ना कुछ फंडामेंटली होना पड़ेगा। अभी उस चीज पे भी अपने आ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि फर्स्ट टाइम हमने देखा कि इसने अगस्त सितंबर 2013 में मारा। तो अभी राइट। नेक्स्ट क्या स्टेप रहता है, हमने यहाँ पे स्टेप्स देखे। तो फर्स्ट स्टेप था विच कंपनीज टू स्टडी, तो हमने देखा कि 52 वीक हाई मारा, तो हम वो स्टडी करेंगे। सेकेंड स्टेप दिया है बेसिक ओवरव्यू विद स्क्रीनर, तो अपने अभी बेसिक ओवरव्यू कर लेते हैं। अब ओवरव्यू में क्या करना है, आप नॉर्मली स्क्रीनर खुले, अपने यहाँ पे अगस्त 2013 में है ये डेट, ध्यान में रखिए। अगस्त 2013 में 13। पहला हाई मारा, तो अगस्त तक तो मार्च 2013 का रिजल्ट आ चुका होता है, जो ईयर एंडिंग मार्च है उसके रिजल्ट्स तो आ चुके होते हैं अगस्त तक। तो राइट। मेरे राइट। को यहाँ का स्क्रीन दिख रहा है, मैं एनोटेशन थोड़ा सा यूज कर लेता हूँ, आसानी रहेगी। राइट। तो राइट। इस पार्ट को अपने को देखना है, राइट, यहाँ तक का। इसको भूल जाते हैं कि ये नहीं है। अब अपने ऐसा अज्यूम करते हैं कि हम लोग वहां पे खड़े हैं। 13 पे अभी मैं ठीक है। अगर मार्च 13 का रिजल्ट देख के यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ कंपनी को समझने का, तो मेरे को सबसे पहले क्या दिखाई देना चाहिए कि इसकी सेल्स ग्रोथ तो बहुत तगड़ी है, और वो 1 साल से नहीं, लास्ट 3 साल से है। हम्म। ठीक है, तो आपके मन में आता है कि ऐसा क्यों, और नहीं आता है तो आना चाहिए। आप देख रहे हो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ 116%, 90%, 64%। एंड उससे अपने पहले में से नेगेटिव थी, उससे पहले तो इनफैक्ट और हाँ अच्छी बहुत चीज अच्छा है। पॉइंट जी। तो आपको कुछ तो बदला होगा। आज आप अपने जितने लिसनर्स हैं या जो सुन रहे हैं उनको भी वो भी कोई ना कोई बिजनेस से रिलेटेड है, कहीं पे जॉब कर रहे हैं या उनका खुद का बिजनेस है, तो उनको भी समझ में आता है कि ये तो कोई मामूली चीज नहीं है ना, इतना ग्रोथ लाना कोई राइट। मामूली चीज नहीं होती है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा कि बेसिकली एकदम मैं सिंपल वे में बताता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा चीजें ताकि लोग डर के नहीं भाग जाए। अब आप यहाँ पे इबिटा मार्जिन देखो, बिजनेस में मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप मार्जिन साइड पे भी देख रहे हो कि जो नेगेटिव में था वो अभी -2.54 से 3.75, 11, और ठीक है 7, 8, ठीक है, एक एक मार्जिन में बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट आया है, राइट। राइट। सो राइट। इसके बाद अगर आप, मैं देख रहा हूँ कि ठीक है कंपनी टैक्स भी पूरा दे रही है, 30-32% टैक्स होता है। और भी चीजें देखते हैं, लेकिन हम क्योंकि टाइम की पाबंदी है, हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पे ही ध्यान देंगे। और भी डेप्थ में काम किया जाता है, बट अभी अपने इंपॉर्टेंट पे ही ध्यान देते हैं। अब आप अर्निंग पर शेयर भी देखें तो यहाँ पे नेगेटिव से कितना बढ़िया पॉजिटिव आ गया, और प्रॉफिट ग्रोथ आप देखिए 400%, 700% करके प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखाई कंपनी में। तो अभी आपके मन में ऐसा आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए कि एक बार देखूं कि हो क्या रहा है इस कंपनी में, राइट। आना चाहिए ना। राइट। तो राइट। इसके अलावा एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे आप देखेंगे अगर, तो आपको दिखेगा कि इसके रेशियोज भी बहुत इंप्रूव हो रहे थे। रिटर्न ऑन एसेट भी बहुत भयानक वे में इंप्रूव हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिसीवेबल डेज नीचे जा रहे हैं, मतलब जो लोगों को, जो इसके कस्टमर्स हैं वो इनको पैसा जल्दी दे रहे हैं। आपको भी राइट। पता है आज के दिन में पैसा लेना और बहुत मुश्किल क्रेडिट है। का जो इश्यूज है वो बहुत मुश्किल है।
तो ऐसा क्या कर रहा है कंपनी कि लोग इसको और जल्दी पैसा दे रहे हैं, कुछ तो सही कर रहा होगा। और साथ में आपको दिख रहा है कि इसकी इन्वेंट्री डेज भी गिर रही है, मतलब कि पहले जो इनके गोडाउन में या जो माल रहता था वो जितने टाइम रहता था इनका गुड्स, वो अब जल्दी जल्दी रोटेट होने लग जा रहा है। तो ये सब चीजें देख के आपको क्या मन में आता है कि ये कंपनी ऐसी है जिसपे और टाइम दिया जा सकता है, ये नॉर्मल तो नहीं लग रही है। तो आप नेक्स्ट क्या करोगे, आप नेक्स्ट इसका एनुअल रिपोर्ट खोलोगे। अच्छा, वापस से मैं डेट पे जाना चाहता हूँ, अपने अगस्त 2013 में ये फर्स्ट बार 52 वीक हाई मारा, ठीक है। तो मैं तो अगस्त 2013 है और ये एनुअल रिपोर्ट है 2011 की। तो आप अपने जो लिखे थे कि लास्ट 4-5 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ना है, तो ये एनुअल रिपोर्ट तो आ चुका होगा, अपने 13 में है, ये 11 की एनुअल रिपोर्ट है। तो 2011 में उसने अगर लिखा है तो 2011 मिड तक आ चुका होगा, राइट। तो अब आप एटलीस्ट एनुअल रिपोर्ट में आप जब भी खोलोगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा तो आप एटलीस्ट मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस से स्टार्ट करो, उतना सा आप पढ़ के समझने का कोशिश करो, तो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे ही इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो अब अपने एक बार इसको पढ़ के देखते हैं कि अपने वहीं पे हैं। ये अवंती फीड जितना बड़ा मल्टीबैगर बनेगा अपने को नहीं पता है। आज अपने सोच रहे कि अगर मैं वहां होता तो क्या मैं पैसा लगाता कि नहीं। और अगर आप ये बार बार नहीं करोगे पुराने वेल्थ क्रिएटर्स और डिस्ट्रक्टर्स के साथ, तो आप अल्टीमेटली आने वाले डिस्ट्रक्टर्स और क्रिएटर्स को नहीं समझ पाओगे। ये करना बहुत जरूरी है। तो अपने देखते हैं कि इतने छोटे से कुछ मैंने स्निपेट्स लेके यहाँ डाल दिए हैं, तो क्या लिखा है कंपनी ने। अब अपने को माइंड में क्वेश्चंस क्या है, वापस से एक बार सोच लेते हैं कि कंपनी में इतना ग्रोथ क्यों आ रहा है, ये मार्जिन इंप्रूवमेंट कहाँ से आया, ये लोग जल्दी पैसा क्यों दे रहे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने को क्या डर रहता है। अब तो कंपनी बाहर गई है, इतना ग्रो भी कर गई, अब यहाँ से और ग्रो कैसे करेगी, यही सारे क्वेश्चन रहते हैं मन में, और कितना ग्रो कर सकती। तो अब अपने क्या करेंगे, अपने खोल के इनके सारे के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये क्लैरिटी होना भी बहुत जरूरी है कि आप ढूंढ क्या रहे हो। आप खोल तो लेते हो और अपने पढ़ भी लिए, लेकिन उससे लेना क्या था ये तो याद ही नहीं है। तो ये नहीं करना है, अपने को धीरे धीरे आराम आराम से सोचना है कि अपना नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है एक्चुअली, क्योंकि एक बार एनुअल रिपोर्ट खुल जाती है मैं तो ब्लैंक हो जाता हूँ एक बारी। मैं मतलब स्क्रीनर से देख लिया, फंडामेंटल्स देख लिया, अलग बात है, पर एनुअल रिपोर्ट देखी एक्चुअल में एक बारी मैं घबरा जाता हूँ यार कि क्या देखना क्या नहीं देखना। तो आप बहुत सिंप्लीफाइड वे में बता रहे हो, बहुत अच्छा है उसके लिए। हाँ, अपना ऑब्जेक्टिव सेम ही है कि जितना ज्यादा वैल्यू ऐड अपने कर पाए, लोगों को डरना नहीं चाहिए मार्केट से। तो अपने यहाँ पे देखते हैं कि क्या लिखा है कंपनी ने। कंपनी इस यहाँ पे अगर मैं वापस से थोड़ा सा एनोटेशन यूज कर लेता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए कि अपने कहाँ है। यहाँ पे अगर अपने देखें तो कंपनी ने लिखा है कि कंपनी इज अग्रेसिवली प्रमोटिंग इट्स श्रिम्प फीड इन न्यू स्टेट्स लाइक गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा। इट हैज इनिशिएटेड स्टेप्स टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर। ठीक है, ये सब छोड़ देते हैं। यहाँ पे आप देखिए, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ वन्ना में व्हाइट श्रिम्प इन इंडिया, कंपनी एक्सपेक्ट्स रिवाइवल ऑफ श्रिम्प इंडस्ट्री। ये एक लाइन आपने पढ़ा, अब आप एक पॉज लीजिए, आप ये सोचिए कि लिखा है रिवाइवल, तो इसका मतलब क्या। रिवाइवल मतलब कोई तकलीफ में होगा तब रिवाइव हो रहा है, और रिवाइव किस लिए हो रहा है उसका भी जवाब है, लिखा है कि वेनामई व्हाइट श्रिम्प के कारण। तो अपने गूगल तो कर सकते हैं ना कि भाई श्रिम्प इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम थी, श्रिम्प इंडस्ट्री प्रॉब्लम, इसी से आ जाएगा ना कुछ आर्टिकल्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या प्रॉब्लम था। अच्छा, यहाँ पे लिखा है विनामई व्हाइट श्रिम्प, तो आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिए कि वो चीज क्या है, ठीक है, उसका डिमांड क्या आ रहा है, ग्लोबली डिमांड क्या आ रहा है, इंडिया में डिमांड क्या आ रहा है, एडवांटेज क्या है उस चीजों की। फिर यहाँ लिखा है टू टेक एडवांटेज ऑफ विनामई, कंपनी हैज टाइड अप विद थाई यूनियन ग्रुप ऑफ थाईलैंड to provide technical know-how and cost-effective formulations for Vename and to train our teams and farmers and also help us in increasing export processed shrimps. तो एक कंपनी बोल रही है कि भाई एक नया चीज है, तो न्यू प्रोडक्ट, कुछ भी नया चेंज आएगा तभी ना कंपनी के मतलब भाग्य में परिवर्तन आएगा, कुछ तो नया होना चाहिए। तो अभी अपने देखे, एक अपने को समझ में आया कि नया कोई प्रोडक्ट आया है, दूसरा कि थाई यूनियन से कुछ टाई अप हुआ है। तो अब अपने थाई यूनियन गूगल करेंगे तो पता चलेगा आपको कि थाई यूनियन दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज है।
इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में। अब आप ये सोचिए, और उसका एक्सपोर्ट का भी बिजनेस बहुत बड़ा है। तो अगर आप मेरे को एक बात बताओ, आपके बच्चे को विराट कोहली कोच मिल गया तो बच्चा तो ऐसे ही क्रिकेटर बन जाएगा ना। राइट। तो वैसे ही सोचना है कि इसका पूरा नो हाउ, इसका ज्ञान, इसके रिसोर्सेज, इसके नेटवर्क, सब कुछ इसको मिल जाएंगे तो कुछ तो खास होगा कंपनी में। तो चेंज ऑफ प्रोडक्ट प्लस अ न्यू क्या बोले कोलैबोरेशन। और थाई यूनियन ने एक्चुअली स्टेक लिया था इस कंपनी में। इतने बड़े कंपनी को इतने छोटे कंपनी में स्टेक लेके क्या मिलेगा? ऐसा मन में तो आना चाहिए कुछ तो खास बात होगी उस कंपनी में। राइट। तो अपने आगे बढ़ते हैं, ऐसे सोचना है, पढ़ते पढ़ते धीरे 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 सोचना है ऐसे, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिट्स इन मेजरेबल टर्म्स। वो बताना चाह रहे हैं कि उसके क्या इंक्रीज हो सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि मेरा टर्नओवर विल इंक्रीज टू 40,000 MT ऑफ फीड सेल्स एंड 1600 MT ऑफ श्रिम्प एक्सपोर्ट्स इन द ईयर 11-12 एंड it is 15 एंड एक्सपोर्ट्स 10% एंड रिटर्न ऑन इक्विटी 20%। अब मेरी वापस से बात समझिए, अपने ये 2011 का पढ़ रहे हैं और 2013 में फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो अब आदमी बोलेगा कि मैं मैनेजमेंट को ट्रस्ट कैसे करूं, ये तो चोर भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, अगर किसी ने कोई बात बोली एक साथ पहले और वो उससे अच्छा करके दिखाया तो आप उसको ट्रस्ट कर सकते हैं। इससे ज्यादा तो अपने हाथ में कुछ नहीं है। ऐसे तो धोखा किसी से भी मिल सकता है। तो आप पीछे जाइए और अब अपने एक बार देखते हैं कि कंपनी ने बोला है कि वो 25% ग्रोथ देगा और ROE भी 20% का देगा। और ये 2011 में बोला, और ये बोला था 11, 12, 13 के लिए। एक सेकंड, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या था। कंपनी की ROE क्या थी? 34%, राइट। 2012 में 11 का एनुअल रिपोर्ट था, तो कंपनी ने बोला 20 करके दिया 34, ठीक है। कंपनी ने बोला हम 25% से ग्रो करेंगे। अब अपने देखते हैं कंपनी कितने से ग्रो कर रही है 13 में, सॉरी जस्ट अ सेकंड। कंपनी ने 13 में कितने से ग्रो किया? 64% से किया। तो अब मैं शक क्यों करूं? अंडर प्रॉमिस एंड ओवर डिलीवर सारे मल्टी बैगर प्रमोटर्स का ट्रेट होता है। जो ज्यादा बोलता है और कम करता है, मार्केट उसकी पिटाई करती है। राइट। तो अब मैं शक नहीं करूंगा, मैं सोचूंगा कि ठीक है मैनेजमेंट ठीक ठाक होगा, डेट वेट अपने देख लेंगे और भी बहुत इन डेप्थ काम कर लेंगे, बट अभी अपने को सिंप्लीफाइड वे में समझना है। अब आप यहाँ पे देख रहे हो कंपनी ने लिखा है कि स्विच ओवर फ्रॉम द कल्चर फ्रॉम ब्लैक टाइगर टू वेनामे इज टेकिंग प्लेस ग्रेजुअली विच विल इंश्योर अ ग्रोथ ऑफ 25 to 30% इन नेक्स्ट 2 years। जो उसने दिया भी है अपने देखे, तो हम शक करने वाले कौन होते हैं। और कंपनी ने ये भी बोला है कि हम 25% पर एनम 2014-15 तक ग्रो करेंगे, और हम 13 में खड़े हैं। उसने 14-15 तक बोल दिया, तो अपने को ये भी है कि इसने जो बोला वो करके दिया और इसने गाइडेंस भी दे दिया 14-15 का। आगे के भी एनुअल रिपोर्ट्स और इंटरव्यूज आगे होंगे, वो भी अपने पढ़ सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट अगर अपने देखें कि यहाँ पे इसने लिखा है, थोड़ा सा फास्ट जाते हैं आप क्योंकि एक सेकंड में ना, एक्चुअली आपकी शायद आपकी वीडियो थोड़ी पॉज हो गई है, मैं दोबारा रिकनेक्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट बस। ठीक है। हाँ हाँ जी, दोबारा मैंने कर दिया, अब आपकी वीडियो ठीक है। ठीक है, हाँ जी। वो थोड़ा सा फास्ट जाते हैं क्योंकि पूरा वेबिनार हो जाएगा ये तो। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ये भी लिखा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कुछ मेजर्स लिए हैं जिससे कि इस इंडस्ट्री दीज मेजर्स वुड गो अ लॉन्ग वे। तो आपने को ये भी समझ में आ रहा है भाई गवर्नमेंट का भी सपोर्ट है, राइट। तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है। अभी यहाँ पे ये भी लिखा है कि ब्लैक टाइगर से वेनामी में एक्सपोर्ट प्राइसेस भी ज्यादा है, और एक्सपोर्ट्स का इन्होंने पहले भी मेंशन किया था। साथ में ये भी लिखा है कि इंडिया इज गिफ्टेड विद अ लॉन्ग कोस्ट लाइन, तो सी फूड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होने की बहुत अपॉर्चुनिटी है। तो ये माइंड में आ ही सकता है कि अगर थाईलैंड इतना कर सकता है तो इंडिया क्यों नहीं कर सकती। इतने बड़े कोस्ट है हमारे। तो इससे हिम्मत आ रहा है ना, लग रहा है ना कि हाँ भाई हमने कोई स्टडी की है, सारे पॉइंट्स मैच हो रहे हैं हमारे। राइट। तो ऑब्वियसली इसके बाद भी आप करें, लेकिन इतना तो एटलीस्ट करें इन्वेस्ट करने के पहले, और प्रैक्टिस करें। तो अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये समझ में आ गया कि भाई 52 वीक हाई में लेना लेट नहीं होता है।
राइट। तो डरना नहीं है अगर वो डबल भी हो गया तो, क्योंकि आप जो ले रहे हो एशियन पेंट्स और ये कंपनियां, तो ये तो कितनी बार 52 वीक हाई मारी हैं। तो मतलब क्वालिटी कंपनीज 52 वीक हाई पे ही मिलेंगी। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे सन फार्मा का एक छोटा सा चार्ट ले लिया है। रेड ये ब्लू वाले वो ही हैं नया 52 वीक हाई, और रेड वाले हैं जहाँ पे नया 52 वीक लो मारा है। अभी 2016-17 वाज अ रेजिंग बुल मार्केट इन इंडिया। स्मॉल कैप मिड कैप्स में भयानक हो रहा था, और ऐसे भी नॉर्मली बुल मार्केट ही चल रहा था। अभी लोगों ने लोग आप देखिए कि जब ये न्यू हाई मार रहा था, लगातार न्यू हाई मार रहा था, अभी ये न्यू लो मारने लगा तो फिर ये न्यू हाई दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे। ऐसा हमेशा नहीं होता है। मैंने ये एग्जांपल दूसरे रीजन से सिलेक्ट किया क्योंकि सन फार्मा इज द ब्लूएस्ट ऑफ ब्लूएस्ट चिप्स इन इंडिया। 2015 में शायद इसके प्रमोटर दिलीप सांघवी जी, ही काइंड ऑफ बिकेम द सेकंड रिचेस्ट मैन इन इंडिया, राइट। तो अब आप ये समझिए कि लोगों ने जब 2015-16 में ये कंपनी ले रहे थे, वो सोच रहे थे भाई सब कुछ तो भाग गया, सन फार्मा भागा नहीं, तो सन फार्मा लेते हैं, ब्लू चिप कंपनी है, दवाई तो बिकेगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और वो नीचे जाते रहा। तो आपने इफेक्टिवली एक बुल मार्केट को वेस्ट कर दिया इस स्टॉक के चक्कर में। लेकिन अगर आप वेट करते कि ये एक नया हाई मारे फिर मैं इसको लूं, तो वो गलती आपसे नहीं होती। क्योंकि सबसे बड़ा क्राइम जो मुझे लगता है एक इन्वेस्टर या ट्रेडर कर सकता है, वो है कि बुल मार्केट को वेस्ट करना। बहुत मुश्किल से बुल मार्केट आती है, जो अभी सबको समझ में आ ही रहा होगा। तो अगर सिंपल सा आपने एक रूल रखते हैं कि 52 वीक हाई या 6 मंथ हाई या कोई भी हाई मारे तो हम इसको पढ़ेंगे, इसको एनालाइज करेंगे, नहीं तो हम इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो इससे अपने ऐसे ब्लॉक नहीं रहता पैसा और नुकसान भी नहीं होता। क्योंकि आप देख रहे हो कि ब्लूएस्ट ऑफ ब्लूएस्ट 1200 से 300 चली गई थी। इससे बड़ा ब्लू चिप एचडीएफसी बैंक और गिने चुने कंपनियां हैं, राइट। और इधर भी अगर आप देखें, ऑब्वियसली फंडामेंटल प्रॉब्लम्स थे, थिंग्स थे, यूएस एफडीए के इश्यूज थे, लेकिन वो सबको एक बार भूल जाते हैं। अपने सिर्फ ये देख रहे हैं कि कैसे हम कोई प्रॉब्लम वाली अब कर दिए, हाँ जी, वो सॉरी थोड़ा बीच में पॉज हो गया था, अब दोबारा कर दिया मैंने, सॉरी। तो हम यही बात कर रहे थे कि बेसिकली पढ़ना बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस करें, पुरानी कंपनीज देखें, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि न्यू हाई इज जस्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट, इट्स नॉट अ बाय डिसीजन, बिकॉज अ लॉट ऑफ कंपनीज मेक न्यू हाई एंड फॉल immediately, especially at the fag end of a bull market. So lots and lots of work is needed after it hits a new high. बट अगर आप न्यू हाई के साथ रहते हो तो आप एक तरीके से कॉन्ट्रेरियन भी हो, क्योंकि सारी दुनिया तो नीचे ही खरीदना चाह रही है, आप ही एक हो जो ऊपर के स्टॉक्स देख रहे हो। सो बाइंग न्यू हाई इज बीइंग कॉन्ट्रेरियन, एज लॉन्ग एज आप उस कंपनी को समझ पा रहे हो। आप जब वो फर्स्ट टाइम न्यू हाई मार रहा है, सेकंड थर्ड टाइम, तभी आप उसको पढ़ ले रहे हो। ऐसा नहीं कि मारे जा रहा है और आप एकदम टॉप पे जाके पढ़े हो, तब भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर आपको देखना पड़ेगा कि कितना ग्रोथ वहां से दे सकती है, क्या परफॉर्मेंस वहां से कंपनी की रह सकती है। तो अभी और भी कुछ थोड़ा सा, जैसे लास्ट टाइम मैंने कुछ पैटर्न्स के बारे में बात किया था, जो अपना चैट हुआ था, तो मैं जानबूझ के डिबेट नहीं कर रहा हूँ उस टॉपिक से। मैं चाहता हूँ कि जितना सिमिलर चीजें के बारे में बात की जाए उतना बढ़िया है। तो कुछ मल्टीबैगर पैटर्न्स होते हैं, मैं इनको मल्टीबैगर पैटर्न्स इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर आप हिस्ट्री में जाओगे और मल्टीबैगर देखोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा ही कुछ होता है उनमें पैटर्न्स। अगर मिल जाए तो प्रोबेबिलिटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। फिर भी पढ़ना जरूरी है, बाकी पूरा रिसर्च करना जरूरी है। खाली पैटर्न आने से या 52 में मारने से कुछ नहीं होता। इट इज द क्यूमुलेटिव ऑफ ऑल द थिंग्स। तो जैसे कि अपने देख सकते हैं कि एक नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पैटर्न है, कीप एन आई ऑन एक्विजिशंस एंड टेकओवर्स, इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर डाइवर्सिफिकेशन, डीमर्जर इन अ साइजेबल कंपनी, legacy companies witnessing induction of new generation, companies which are leaders in niche area with small market cap, companies eating market share of market leaders, second run companies where leaders have been multi-bagger. So because of time constraints हम सारे तो डिटेल में नहीं कर पाएंगे, बट और नाम से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि है क्या, बट हम कुछ केस स्टडीज को लेकर के पैटर्न्स डिस्कस करेंगे। तो जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट अमेजिंग पैटर्न इज नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पैटर्न।
अभी आप पूछोगे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल पैटर्न क्या होता है? हाँ, नेगेटिव वर्किंग कैपिटल मतलब जो कंपनी अदर पीपल्स मनी पे चल रही है। इसका कहने का मतलब ये है कि कंपनी को मोर और लेस एडवांसेस मिल रहा है। मतलब आज के जमाने में अगर कोई कंपनी को उसके गुड्स के लिए एडवांस मिले तो आपको नहीं लगता कि क्या गरज होगा, मतलब पहले पैसा दो फिर मैं भेजूंगा आपको। तो राइट, ये चीज अगर कोई कंपनी में मिले तो क्या उस कंपनी पे और टाइम नहीं देना चाहिए? क्या आपकी बिल्कुल, प्रोबेबिलिटी नहीं बढ़ जाती कि शायद आपने कोई बेहतरीन कंपनी को चुना होगा? शायद पढ़ना तो फिर भी पड़ेगा। अब राइट, कि कैपलिन पॉइंट, तो कैपलिन पॉइंट ठीक है, इसमें कुछ कंपनी में इश्यूज भी थे इधर उधर, लेकिन देखिए कोई भी छोटी कंपनी होती है, अगर आप उसमें कुछ ना कुछ इश्यूज तो होंगे ही। अगर आप सोचोगे कि सारी कंपनी आपको दुल्हन की तरह मिल जाए तो फिर तो वो मल्टीबैगर ऑलरेडी हो चुका होगा। तो आपको अपने को ये देखना है कि वो जो इशू है वो क्या कंपनी के ग्रोथ के साथ सॉल्व हो सकती है कि नहीं हो सकती है, और जो इशू है वो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से ठीक है कि नहीं है। तो बड़े वैल्यूएशन पे वो इशू को मार्केट थप्पड़ मार सकता है, छोटे वैल्यूएशन में वो जान के कि ये इशू है, ये प्रॉब्लम आगे आ सकती है, आप एक रिस्क रिवॉर्ड बेट सजा सकते हो। तो राइट, कैपलिन पॉइंट में अगर अपने देखें यहाँ पे, अगर ये एक सिंपल तरीका है देखने का, ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है देखने का इसको नेगेटिव वर्किंग कैपिटल को, क्योंकि इसमें डेप्थ में जाना पड़ता है एनुअल रिपोर्ट में। लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि टाइम का कॉन्स्टेंट है तो मैं सिंपली एक समझा देता हूँ। अभी जैसे यहाँ पे मैं ये ratestar.in में जाके ये डेटा अगर आप देखोगे तो यहाँ आप देखिए कि इसका कैश कन्वर्जन साइकिल हैज बीन नेगेटिव। इसका मतलब कि ये एडवांसेस पे काम कर रहा है, राइट? ओके, इसको कंपनियां एडवांसेस दे रही हैं काम करने, इसको जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर्स या जो भी हैं वो एडवांसेस दे रहे हैं। तो ये अब आप बोलोगे कि यार इतनी सारी कंपनियां, मैं बैठ के स्क्रीनर में सब में देखते रहूं कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल कहाँ आ रहा है, वो भी हाँ, पॉसिबल नहीं है। और सबका बिजनेस हमेशा बदलते रहता है, एक कोरोना आ जाए, एक डिमोनेटाइजेशन आ जाए, जीएसटी लग जाए, लोगों का बिजनेस एकदम उलट पुलट हो जाता है, बहुत सारे छोटी कंपनियों के स्पेशली। तो राइट, अभी आप बोलोगे मेरे को कैसे पता चलेगा इसमें है, ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, आप कैसे पता चलेगा। अपना ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये नहीं है कि आपको मैं ये प्रूव कर पाऊँ लिसनर्स को कि मेरे को कितना पता है, उनको कैसे हेल्प हो सकता है। और उनको हेल्प तभी हो सकता है जब अपने वहां जाके सोचे कि उस समय वो ये कैसे देख पाते। तो हमने पहला चीज आज क्या सीखा था? पहला चीज सीखा था 52 वीक हाई। ब्लू 52 तो दिखाई, कंपनी ने दो, अब ये 52 वीक हाई पे आ जाते हैं वापस। इस चार्ट का कोई टेक्निकल से लेना देना नहीं है, सिर्फ मैंने एरोज इसलिए बनाए हैं ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। यहाँ पे आप देखिए कि ब्लू एरोज जो भी है, ये फर्स्ट टाइम 52 वीक हाई मारा 2010 में, जब करीबन करीब ये ₹1.5 का था। ये स्प्लिट विट कर के जो आज के दिन प्राइस है वो है। और 2011 में जब मारा तब ये ₹3 का था। तो ये तभी से 52 वीक हाई मार रहा है। और इसने रेड एरो यहाँ पे आपको कुछ दिख नहीं रहा है, तो इसने पूरी 783 या जो भी इसकी जर्नी थी तब तक कोई नया 52 वीक लो नहीं मारा। इसका कोई ये मतलब नहीं है कि 52 वीक लो नहीं मारे तब तक आप होल्ड करें। मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इसने नहीं मारा। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि इस जर्नी में आप जरूर अगर अपने मान लीजिए 2011 में भी इसको देखे होते तो अपने को लगता है 1.5 का 3 हो गया, आप लेके क्या फायदा। तो अगर अपने राइट, पढ़ेंगे ही नहीं तो 783 तो मिलेगा ही नहीं। और अगर अपने ये सोच रहे, अगर अपने ये प्रोसेस नहीं ले, तो आप अपना नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, टीवी पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, तब जाके अपने उस कंपनी को देखने लगते हैं नॉर्मली। तो अगर आप टीवी व्हाट्सएप का वेट करेंगे तब तो 400 350 से पहले नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ₹3 पे पकड़ लो, आप यहाँ पे भी कहीं पे अगर पढ़े होते 50 पे 100 पे, तो भी आप इवेल्युएट करने के एक पोजीशन में तो रहते, आप सेल्फ डिपेंडेंट कुछ हद तक तो बनते। व्हाट्सएप का वेट करेंगे तो वो ₹500 पे आएगा कि राइट, कोई आके व्हाट्सएप भेज दे कि ये कंपनी इतनी धमाकेदार है। अब नेगेटिव वर्किंग कैपिटल समझ लिया। अब मेरे रेडार पे कंपनी कैसे आता, मेरे रेडार पे 52 वीक हाई मारता तो मैं सबसे पहले क्या करता, जो हमने आज सीखा है, हम स्क्रीनर पे जाते। अब अगर हम स्क्रीनर पे गए हैं तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, वापस से अपने टाइमलाइन पे ध्यान देते हैं। अपने 2011 में है, ये ₹3 की है, या 2010 में, चलो 11 ही पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पे अगर क्योंकि यहाँ पे 11 से थोड़ा स्क्रीनर का डेटा है, वैसे तो और डेटा मिल सकता है बट मैंने स्क्रीनर डायरेक्टली वहीं से ले लिया है। तो चलो अज्यूम कर लेते हैं एक बार कि 11-12 कभी भी आपने देखा होता, जून 11 में भी अगर आपने देखा होता तो आपको यहाँ पे नेगेटिव वर्किंग कैपिटल तो दिख रहा था।
राइट। नॉर्मल बेसिक स्क्रीनिंग से अगर आपको ये पता है कि नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में होता है, तो आपको ये आ जाता है कि ये कंपनी में कुछ तो अच्छा हो रहा है। इतनी छोटी कंपनी को एडवांस कौन दे रहा है, ये तो मन में आना चाहिए ना। बिल्कुल ये राइट। अगर आपके दिमाग में आया तो आप फिर नेक्स्ट क्या करते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या सीखा, आपको 52 वीक हाई से आएगा विथ स्टॉक टू स्टडी, नेक्स्ट आएगा स्क्रीनिंग करनी है। थर्ड स्टेप क्या आएगी, आप उसके स्क्रीनर पे जाओगे, स्क्रीनर पे जाके अपने देखेंगे कि उसके रिजल्ट्स कैसे रह रहे हैं, ताकि हम उस पर और टाइम दें कि कोई और कंपनी को पढ़ें, क्योंकि टाइम भी लिमिटेड है। तो अब अगर अपने यहाँ पे देखेंगे तो अपने को यहाँ पे दिखाई देगा कि ये कंपनी एक बेहतरीन पेस से ग्रो कर रही थी। ये सब 30-35% ग्रोथ कोई मामूली बात नहीं है। इसके जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है वो भी इम्प्रूव कर रहे थे। यहाँ पे अगर आप देखो, एक बेसिक स्क्रीनिंग का मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्वियसली इसके बाद बहुत काम करना होता है, लेकिन अपना ध्यान यहाँ पे वो नहीं है। एनुअल रिपोर्ट मैंने पहले ही दिखा दिया और क्या सोर्स हो सकते हैं वो भी हमने पहले ही बता दिया। अभी हमारा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिर्फ ये है कि ये बताना कि ये पैटर्न को कैसे प्ले कर सकते हो और आप कैसे इस पैटर्न तक पहुंच सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन भी आप देख रहे हो कि 24 से 27, 27 से 33, 33, 40। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो टैक्स भी कंपनी मोर और लेस पूरा दे ही रही है, और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखो तो वो भी फैंटास्टिक रहा है, राइट। तो ये तो समझ में आता है कि ये कंपनी पढ़ने लायक है। ये तो समझ में क्लियरली आ रहा है ना। 12 में भी अगर आप देख रहे हो, 2012 में भी उसने बहुत बार 52 टाइम मारे हैं, तो आपको इतना तो समझ में आ रहा है कि मेरे को ये कंपनी पढ़नी चाहिए। बाकी आप एनालिसिस करें, आप देखें, आपको समझ में आए तो आप ले, नहीं आए तो नहीं ले। इसमें एक चीज तो पक्का हो जाता है कि मल्टी बैगर अगर बनेगा कोई कंपनी, आपके आंखों के आगे से बनेगा, आपके आंखों से छूट के नहीं बनेगा। आपने उसको लिया नहीं लिया वो एक अलग बात है, लेकिन आपके पढ़ने के बाद वो मल्टी बैगर बनेगा। अगर आप पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट इतना तो आप कर ही लोगे। उसके बाद आप नहीं लेते हो, आपका बायस है, आपको फार्मा नहीं समझ में आता, आपको कुछ और समझ में आता है, आपको कोई प्रॉब्लम है कंपनी से, वो एक अलग बात है। लेकिन जितने भी मल्टी बैगर बनेंगे आपके आंखों के सामने से बनेंगे। जाए तो जाए, नजर से होके तो जाए। तो ये एक पैटर्न है। तो शॉर्ट में डिस्कस किया अपने। तो चाहे तो अपने इस पे 20 केस स्टडी भी दे सकते हैं, बट ठीक है, ये ऐसे ही मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम ऑलरेडी ले चुका हूँ। नहीं नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। नॉर्मली मैं आपके सारे रिकॉर्डिंग सुनता हूँ तो मोर और लेस 20-25 मिनट्स का रहता है, और मैंने शायद डबल हो गया है नहीं ऑलरेडी। कोई इशू नहीं है, वो एक्चुअली वो ऑडियो थे ना। अभी साथ में हमें फ्री में आपको वेबिनार मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए, हमें पीपीटी पूरी मिल रही है आपकी। नहीं, आई होप लोगों को भी पसंद आ रहा हो। नहीं नहीं, बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल दूसरा आएगा। पैटर्न जो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑब्वियसली हम सारे पैटर्न नहीं डिस्कस कर सकते, यहाँ पे 8-9 पैटर्न है। लेकिन जो दूसरा पैटर्न जो इम्पोर्टेंट पैटर्न है वो कीप एन आई ऑन एक्विजिशंस एंड टेक ओवर्स। अगर आप एक तरीके से देखा जाए तो अवंती फीड में भी एक्विजिशन टेक ओवर तो नहीं हुआ था, लेकिन कोई दूसरे ने आके एक स्टेक लिया था, तो सिमिलर ही चीज हो गई। नया प्रोडक्ट भी एक पैटर्न होता है जो मेंशन करना मैं भूल गया। तो अवंती में वो भी था। अब केस स्टडी आ जाता है दिग्विजय सीमेंट पे। तो अब दिग्विजय सीमेंट में अब अपने वैसे ही चालू करते हैं। अब उल्टा तो हमने देख लिया, अब अपने सीधा चालू करते हैं। अब दिग्विजय सीमेंट अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम 6 मंथ हाई मार रहा था, तो 6 मंथ हाई, 52 वीक हाई, ये सारे को अपने को ट्रैक करना होता है। तो यहाँ पे अगर अपने देखें तो ये 13-14 रुपए का भाव था। ये जो येलो बनाया है मैंने अगेन विजुअल रिप्रेजेंटेशन के लिए, तो ये 6 मंथ हाई मार रहा था। तो तब तब जरूर मन में आया कि चलो देखें कि हो क्या रहा है। तो दिग्विजय सीमेंट आपने जब आपके रेडार पे ऐसा आया, तो आपने जब हल्का फुल्का इसके बारे में, तो कोई भी कंपनी अगर मेरे रेडार पे आती है मैं ऐसे ही गूगल कर लेता हूँ कि दिग्विजय सीमेंट ओपन ऑफर, कोई भी कंपनी हो, अवंती हो, एक्विजिशन, टेक ओवर, ये सब कीवर्ड से आपको हमेशा एक सर्च मार लेना चाहिए। जब भी आप कोई कंपनी को पढ़े हो 1 मिनट लगता है, अगर कुछ होगा तो वो तुरंत गूगल में आर्टिकल आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो पहला आर्टिकल जो आया तो ये आया कि ट्रू नॉर्थ टू बाई 75% ऑफ श्री दिग्विजय सीमेंट फ्रॉम जो भी कंपनी है। अभी ये डेट पे हमेशा अपने को ध्यान देना है, क्योंकि मेरे को ये दिखाना है कि आप उस समय होते तो इसको कैसे प्रोसेस करते। मेरे को ये नहीं दिखाना है कि ये ऐसा हो गया और ऐसे ऐसे पैसे बन जाते, उससे कोई फायदा नहीं होता है किसी का। तो अगर अपने यहाँ पे देखें तो 14 नवंबर 2018 का है ये, और अपने को रेडार पे ये कब आया स्टॉक, जब नया 6 मंथ हाई मारा, जो था करीबन करीब नवंबर 2019। नवंबर 2019 में अपने रेडार पे स्टॉक आया, और ये है 18 की कहानी। तो आपको ये मिल जाता इंफॉर्मेशन की, ठीक है ये चीज हुआ है।
अब अगर एक और चीज जो मैं हमेशा करता हूँ, ये गूगल करने के बाद मैं एक गूगल और एक करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ, एक वेबसाइट है जोबा कॉर्प, तो वहां पे मैं डायरेक्टर ये सब का नाम देखता हूँ कि कंपनी में कौन है, कि कंपनी को चला कौन रहा है। तो वहां अच्छा। पे अगर आप 3-4 डायरेक्टर के नाम आते तो मैं उन सारों को गूगल कर लेता हूँ। सिंपल सा काम है कि भाई कौन है, क्या कर रहा है। तो वहां पे अगर आप देखते तो आपको ये समझ में आ जाता कि एक अनिल सिंघवी जी बोल के हैं, जो जिनको अपॉइंट किया गया है। फिर आप ये गूगल करते तो आपको पता चलता है 30 अप्रैल 2019 को अपॉइंट किया गया है। तो टाइमलाइन पे वापस ध्यान दें, मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ अभी क्योंकि ये है, लेकिन आप टाइमलाइन पे ध्यान दें। अपने रेडार पे ये जो कंपनी आई है, ये आई है अक्टूबर 2019 में। 19। ये कंपनी में स्टेक लिया गया है नवंबर 2018 में, और अनिल सिंघवी जी को बनाया गया है 30 अप्रैल 2019 में। 19 में। करेक्ट। तो राइट। ये सब तो पहले ही हो चुका है, आपके रेडार में तो कंपनी बाद में आई है। अब अगर अपने देखें कि तो नॉर्मल सा बात है कि अपने जब बोले कि अपने गूगल करेंगे कि इन डायरेक्टर्स के बारे में, तो अगर आप नॉर्मल एक गूगल करते हैं और ये लॉजिकल पॉइंट्स लग रहे हैं, आई एम श्योर जो सुन रहे हैं उनको भी लॉजिकली लग रहा होगा कि हाँ ऐसा तो करना चाहिए, ये नहीं करेंगे तो फिर कौन सा रिसर्च होता है। तो आपको ये आर्टिकल आता है रेडिफ में, गूगल पे रेडिफ का आर्टिकल। ये आर्टिकल है डेटेड जुलाई 26 2006। ये पहला 2-3 आर्टिकल में आ जाता। तो आप देखते कि मीट द बॉस ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रॉफिटेबल सीमेंट कंपनी। इससे आपको अनिल सिंघवी जी का बैकग्राउंड पता चलता कि ये वही हैं जिन्होंने गुजरात अंबुजा सीमेंट को इतनी बड़ी कंपनी बनाई। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 20 साल से ऊपर गुजरात अंबुजा सीमेंट में थे। वो कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है इंडिया में सीमेंट की, बहुत बड़ा ग्रो की है। तो अब अच्छा। मेरे को ये बात आप बताइए कि अब ये मन में आ रहा है ना कि इतने छोटी कंपनी को इतना बड़ा आदमी मिल गया जो इतनी बड़ी कंपनी को चला लिया, उसके नेटवर्क, उसकी एक्सपर्टीज, उसका ज्ञान, उसके कॉस्ट कटिंग मेजर्स, सब कुछ राइट। उसको मिल गया। तो ये कंपनी को और क्या चाहिए, मतलब अच्छा। कहाँ से, मतलब कुछ और चाहिए। लेकिन हम लोग फिर भी नहीं ले रहे हैं। अभी एक और इंटरेस्टिंग चीज है, ये आए थे अप्रैल 30 को। यहाँ पे जो मैंने मार्क किया ना, ये अप्रैल 30 है। नहीं अच्छा। सॉरी, ये ये टेक ओवर डेट है, सॉरी नहीं ये टेक ओवर है। ओके। हाँ। एक सेकेंड, नवंबर 19 है ना, और वो कब आए थे, एक सेकेंड सॉरी, अपने एक बार तो डेट्स में थोड़ा वो सा अप्रैल पे आए थे मैं, 30th में। वो 30 अप्रैल को आए थे। तो अपने हाँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप देखिए उनके आते ही कई बार अपने क्या होता है ना, कूद के ले लेते हैं। कैसे 52 वीक हाई और 6 मंथ हाई काम करता है, वो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा। कूद के ले लेते तो ये नया लो ही मार रहा था, 52 वीक हाई लोज। हाँ। मतलब वो कंपनी आप कूद के ले लेते 30 रुपए पे, 26 रुपए पे, तो वो 13-14 रुपया आ गई। तो वो पेन लेना, फिर वो ऊपर जाते ही बेच देना, उससे अच्छा ये नहीं है कि चलो ठीक है नया हाई मारे तो ही मैं ले लूं। और फिल्टर हो तो ये जाएगा वापस कॉस्ट। इम्बाइब हो रहा है ना आपके अंदर, और नया हाई लेट तो नहीं होता ना। ये रेड एरोज देखिए आप यहाँ पे जो बन रहे हैं, राइट। तो राइट। अभी इम्पोर्टेंट चीज इसमें और एक ये है कि मैं बिलीव करता हूँ ऑपरेशनली भी कुछ इंप्रूवमेंट आना चाहिए, भले कोई भी आ जाए उसके बाद लेना चाहिए। थोड़ा भाव ऊपर मिलेगा, बट अपने तो ऊपर ही लेना चाहते हैं, इतने देर से मैं वही समझा रहा हूँ। तो आप यहाँ पे देखें कि वो अपने आया ये अगेन वो टाइमलाइन अपना ये रेडार पे आया अक्टूबर नवंबर 2019 में। 19। अब अपने जाके देखते कि उस समय क्या रिजल्ट अपने सामने आ रहा था। तो अक्टूबर नवंबर में तो मोरलेस जून का रिजल्ट तो आ ही गया होगा, राइट। जून का तो रिजल्ट आ ही जाता है अक्टूबर तक। तो अगर अपने देखे, और अनिल सिंघवी जी ने अप्रैल में ज्वाइन किया, 30 अप्रैल को, करेक्ट। वो 30 राइट। अप्रैल हुआ और ये हुआ जून। तो आप यहाँ पे देखें कि कुछ इम्प्रूवमेंट आया है क्या। तो सबसे पहले जो टेक ओवर जनरली सही, अगर कोई बड़ा प्लेयर आता है और टेक ओवर करता है तो वो एफिशिएंसी लाता है बिजनेस में। पुराने बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, वो फेवरेट लोग होते हैं जो शायद उतना एफिशिएंट नहीं होते हैं, या कई लूप होल्स होते हैं, उन सबको प्लग किया जाता है और एफिशिएंसी लाया जाता है। और एफिशिएंसी का कहाँ पे आपको प्रमाण मिलेगा, आपको एफिशिएंसी पता चलेगी मार्जिन इंप्रूवमेंट से। तो जो सेल्स में तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा ग्रोथ होने में, लेकिन आप देखिए कि तुरंत आते ही 1%, 5% मार्जिन 24% में चला गया। जो बॉटम लाइन नेगेटिव हुआ करती थी वो पॉजिटिव में आ गई। तो आपको दिख रहा है कि इतना बड़ा आदमी आया है, ये कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट लाया है। इसके बाद आप अपना रिसर्च करें और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, लेकिन क्या
इतना से आपको समझ में नहीं आ जाता कंपनी की पोटेंशियल क्या है, राइट, आता है कि नहीं आता है। बिल्कुल ठीक है। इससे ज्यादा मतलब अभी कॉम्प्लिकेट करके क्या फायदा। मैं आपको यही सेम स्टोरी एक अलग तरीके से समझा सकता हूँ जिसमें आपको लगेगा कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, बट आपको उससे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। सही अपने बात को है। वो सिंप्लीफाई करना है ताकि लोग सेल्फ डिपेंडेंट बन पाए, आत्मनिर्भर बन पाए। तो राइट, सो यही था। और आपने ये भी देखे कि 52 वीक हाई या 6 मंथ हाई क्यों इंपॉर्टेंट है। आप पहले से लेके बैठ जाते कि ये नया आदमी आएगा, ये वो कर देगा, तो प्रॉब्लम हो जाता। कई बार इमीडिएटली भी स्टॉक भागने लग जाते हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट भी कैसा है। तो ठीक है, फिर आप उस हिसाब से ले लीजिए उस लॉजिक से कि हाँ ठीक है, ये आए हैं और थोड़ा क्वांटिटी लेके रख लीजिए, ये आप कर सकते हो। लेकिन अगेन ये सब रिकमेंडेशन नहीं है मेरे, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट शेयर कर रहा हूँ एजुकेशनल पर्पस के लिए। ये डिस्क्लेमर है, तो वो पहले भी दिया था डिस्क्लेमर। तो आप देख सकते हैं कि उसके बाद स्टॉक ने अच्छा ही किया है। जरूरी नहीं है कि अच्छा करे, तो रिस्क मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा अच्छा करके फिर वापस से उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं है स्टॉक मार्केट में। तो नेक्स्ट पैटर्न पे जाते हैं, इरेडिकेशन ऑफ नॉन कोर डाइवर्सिफिकेशन। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन का अगर आप स्पेलिंग देखो तो ये वी नहीं डब्ल्यू है, मैं वही देख रहा था। वर्सिफिकेशन जो वर्स होता है। तो ये पीटर लिंच जिनकी किताब मैं सबको बोलूंगा पढ़ने, वन अपॉन वॉल स्ट्रीट और बीटिंग द स्ट्रीट, तो उन दोनों में इसका मेंशन किया गया है। तो इसका भी बहुत ही एक अमेजिंग एग्जांपल है, वो मैं शेयर करना चाहता हूँ सबके साथ। ये हो गया केस स्टडी 3, एक्चुअली में केस स्टडी 4 हो गया, ये अवंती हमने पहले कर चुका है। तो हाँ जी, एक हमने बहुत सारे केस स्टडीज दे दिए हैं लोगों को। हाँ अब जी। सिम्फनी में अगर आप देखोगे तो सिम्फनी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बैंक्रप्सी। आज अपने सुनते हैं कि इतना बड़ा मल्टी बैगर है, कूलर बेचता है, ये वो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी। लेकिन अगर आप यहाँ देखो तो ये इसके भाव आ गए थे 1 रुपए से भी नीचे। राइट, ये 1994 की बात है। और इसका रीजन क्या था वो भी देखता हूँ कि अब अपने नेक्स्ट जाते हैं कि इसका रीजन क्या था। यहाँ पे सिम्फनी के जो प्रमोटर हैं उनका अगर अपने ये पढ़ें तो उन्होंने बोला है सिम्फनी दिवाली की सफाई, मैंने हेडिंग दी है कि इन 1994 वी वेंट पब्लिक। तो जब वो पब्लिक में गए थे तो सब लोग उनको बोल रहे थे कि आप खाली ये कूलर मत बेचिए, आप साथ में गीजर हीटर ये सब कुछ बेचिए। और इसके कारण कंपनी इट स्पेल डूम फॉर द कंपनी। जो भी ये देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं थोड़ा सा समराइज करके बता दे रहा हूँ। और इससे क्या हुआ था कि कंपनी की नेटवर्थ पूरी उड़ गई थी, ब्रांड पे भी बहुत फर्क पड़ गया था, और एकदम मतलब बैंक्रप्सी के वर्ड्स पे था कंपनी। तो इनको सब बोल रहे थे कि भाई आप फादर के कंस्ट्रक्शन बिजनेस में चले जाइए, आप कंट्री छोड़ दीजिए। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये सारे प्रोडक्ट्स को एग्जिट किया एंड सिर्फ कूलर और गीजर पे फोकस किया। एंड बाय 2007 कंपनी डेट फ्री बन गई और 2008 में प्रॉफिट बनाने लग गई। तो अगर कोई एक चीज जो आपके ग्रोथ को रोक रही होती है और दूसरी चीज जो आप बहुत मतलब जो आपको प्रोग्रेस की तरफ ले जा रही होती है, अगर आप ग्रोथ चीज जो रोक रही होती है उन चीजों को बंद कर दोगे, जो लॉस दे रही है उनको बंद कर दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका एफिशिएंसी और ये जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा। और ये पोर्टफोलियो के लिए भी बहुत जरूरी है। ये पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन पोर्टफोलियो की भी दिवाली की सफाई कई बार करनी पड़ती है, क्योंकि जो कंपनीज है, जो लॉस मेकिंग कंपनीज है जिनको आप लेके बैठे हो, कई बार उनको भी बेचना पड़ता है और फ्रेश माइंड से सोचना पड़ता है कि कौन से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को करेगा। नॉर्मली लोग उल्टा करते हैं, 52 वीक हाई पे तो लेना भूल ही जाइए, जो कंपनी 10-20 रुपया दे रही होती है उसको बेच देते हैं और नीचे वाले को एवरेज करते जाते हैं, और इसीलिए लोगों का लॉस होता है। अब यही बखेरी जी अगर ये कर रहे होते, वो कूलर और गीजर को बेच देते और उल्टा बाकी प्रोडक्ट्स को करते रहते, तो वो डेफिनेटली बैंकरप्ट हो चुके हो होते। जाते तो हैं। सेम चीज है, इन्वेस्टिंग इज लाइफ, ट्रेडिंग इज लाइफ, तो रिलेट करना बहुत जरूरी है। तो कई बार रिप्लेस करना भी बहुत जरूरी होता है पोर्टफोलियो में। अब अपने देखते हैं कि ये जो 2007-8 में कंपनी वापस लाइन पे आई, अगेन जो स्क्रीनर मैंने यूज किया वहाँ पे डेटा 2010 से है, तो एक बार वही एग्जांपल ले लेते हैं। तो अपने रेडार पे एक ऐसे आता, अगेन वही सिंपल सा तरीका है अपना, 52 वीक हाई से आता। तो 52 वीक हाई ये 2007 में ही मारने लग गया था। राइट, ठीक है, बीच में 52 वीक लो भी 1-2 बार मारा है कंपनी ने, बट वो तो ठीक है, जनरल मार्केट कंडीशन के लिए भी हो सकता है, टेम्पररी प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, परमानेंट प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। वो अपने को एक समझना पड़ेगा कि वो क्यों मारा है, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहाँ पे तो 2008 का क्रैश भी था,
तो उस वही समय था। तो सभी ने मारा था। तो अगर मान लीजिए 2010, 11, 12 कभी भी हमारे रेडार पे आता, अगर आप मान लीजिए रिस्क मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे निकल ही जाते, मैं नहीं बोलता 52 वीक लो तक आप वेट करें और फिर बेचें, कोई भी आप रिस्क मैनेजमेंट यूज करोगे फंडामेंटली की कंपनी की ग्रोथ स्लो हो गई है या बेसिकली मार्केट सेंटिमेंट या कोई भी तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट जो यूज करोगे, जब भी आप निकलते तो आप वापस 52 वीक का ही मारा जब आप वापस उसको पढ़ सकते थे। तो अगर आप 2009, 10, 11 कभी भी इस कंपनी को पढ़ते तो आप ये नोटिस करते कि ये कंपनी बहुत ही बेहतरीन स्पीड से ग्रो कर रही थी, जो कि अपने को यहाँ पे दिख रहा है। एंड साथ में इसके मार्जिन तो फैंटास्टिक थे। 50-60% का मार्जिन कौन से बिजनेस में होता है, ग्रॉस मार्जिन, बहुत मुश्किल से ऐसे बिजनेस मिलते हैं। तो कुछ तो सही कर रहा होगा। प्लस आप पढ़ते तो आपको पैटर्न भी समझ में आ जाता। नॉर्मल अगर 4-5 साल का एनुअल रिपोर्ट पढ़ते तो आपको जिक्र मिल जाता कि हमने बिजनेसेस बंद कर दिया है, हम डेट फ्री हो गए हैं, हम एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं। और अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो तो ये बेहतरीन रूप से प्रॉफिट भी ग्रो कर रहा था इसका। सॉरी, ये प्रॉफिट मार्जिन है। यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ भी देखो तो डिसेंट प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा था इसका। थोड़ा ऊपर नीचे है, बिजनेस में सीजनैलिटी भी है, गर्मी ज्यादा पड़ती है तो ज्यादा बिकते हैं। तो ये सब चीजें समझने की हैं, वो अलग बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि कंपनी की ऑपरेशनली परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही थी, तो आप डेप्थ में जा सकते थे और आपको समझ में आ रहा था कि ये जो चेंज आया है वो क्यों आया है। अचानक से नंबर आ गए, आदमी डेप्थ में नहीं जाता है, वो सीधा सोच लेता है कि ये ऐसे ही है, कंपनी कभी दिखाती है कभी नहीं दिखाती है, तो ऐसे कंपनी में तो लेना ही नहीं चाहिए ना फिर। तो ऐसा ही कंपनी लेना चाहिए जहाँ पे एक्चुअल में एक लॉजिक हो कि भाई ये नंबर अचानक से अच्छे आ रहे हैं या कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो क्यों कर रही है, वो तो बैंकरप्सी के वर्ज पे थी। तो सिम्फनी बिकेम अ बिग मल्टीबैगर। बहुत सारी कंपनी ऐसे पैटर्न में नहीं भी बन सकती है, ये भी बहुत बार गिरी है बीच में, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। लेकिन ये सब तरीके होते हैं कंपनी को पढ़ने के। कमिंग टू आवर नेक्स्ट पैटर्न, जो डीमर्जर इन अ साइजेबल कंपनी, ये थोड़ा सा ट्रेडिंग वाला हो गया। ये प्योर इन्वेस्टिंग तो मैं इसको नहीं बोल सकता, क्योंकि ये अपना केस स्टडी 5 हो गया, क्योंकि अवंती भी हमने किया। तो स्ट्राइड्स और सोलारा का एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ। कई बार क्या होता है, आप अपने सब ये जानते हैं कि ये जो बड़ी कंपनी होती है, ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं या FIIs होते हैं, इनको ये जनरली छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करते, बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। और म्यूचुअल फंड में रूल भी रहता है कि आप इतने मार्केट कैप की कंपनीज में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड हो, आप दूसरे टाइप के म्यूचुअल फंड हो तो आप कर सकते हो। ऐसे करके बहुत सारे एक नियम रहते हैं। तो क्या होता है, एक बड़ी कंपनी में जब डीमर्जर होती है और उससे एक छोटी कंपनी निकलती है, जैसे स्ट्राइड्स बड़ी कंपनी थी और सोलारा छोटी कंपनी निकली, तो क्या होता है कि जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इन दोनों के शेयर्स मिल जाते हैं, राइट। तो आपको स्ट्राइड्स के भी शेयर मिल गए, आपको सोलारा के भी मिल गए। अब ये जो म्यूचुअल फंड वाले हैं या जो बड़े इन्वेस्टर हैं, FII जो भी हैं, ये एक सर्टेन मार्केट कैप के नीचे जनरली काम नहीं करते। तो ये क्या करेंगे, क्योंकि इन पे तो वो पाबंदी है, एक नियम है कि आप रख ही नहीं सकते इतने मार्केट कैप के नीचे, तो ये तुरंत जाके मार्केट में बेच देंगे। ये नहीं देखेंगे कि कंपनी कैसी है, भले ही वो डबल ट्रिपल होने के बाद वापस ले ले जब उनके मार्केट कैप रेडार पे वो आ जाए। तो ऐसा ही केस हुआ था स्ट्राइड्स और सोलारा पे। जब ये लिस्ट हुआ था सोलारा, तो ये करीबन 300 रुपए का था। और ये डेली चार्ट, अगेन चार्ट का कोई टेक्निकल ये नहीं है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है प्राइस का। तो आप देखेंगे कि विद इन से 12-13 ट्रेडिंग सेशन ये 300 रुपए से 130, 120-130 रुपए आ गया था। ये जो फॉल अपने देख रहे हैं 12-13 दिन में। तो ये पैनिक सेलिंग थी, दमादम बेचे जा रहे थे। जो लोग होल्ड नहीं कर सकते, इवन इफ दे नो कि कंपनी बढ़िया है, even if they know that company has a lot of potential, they still cannot hold it. So now what happened is कंपनी में पैनिक बाइंग आई। फिर जब आप देखो कि हाँ थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, कुछ बाइंग लग रहा है कि खत्म हो गई है कंपनी, कुछ आपको वॉल्यूम या कोई तरीके से एक हिंट मिल जाए, या प्राइस लगातार नीचे जा रहा है, लोअर सर्किट में ऊपर जाने लगे, तो आप उस पर ध्यान दो। अगर कंपनी अच्छी है, कंपनी पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये रैंडम कंपनी को आप ले लोगे तो ऐसा नहीं होगा। कंपनी तो आपको पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा भाई ये पैनिक सेलिंग है कि ये मतलब एक्चुअल सेलिंग है। ये डिफरेंशिएट करने के लिए फंडामेंटल आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वो हमने पहले ही देख लिया, तो उस पर मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। तो आप देखिए कि ये विद इन से क्या बोलूं मैं, विद इन अ मंथ एंड हाफ ये 400 रुपया चला गया 120-130 से।
तो ये भी एक पैटर्न है जो हमेशा ध्यान रखना है, कंपनी को पढ़ना है, फिर अगर पैनिक सेलिंग है तो अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिससे ये कुछ लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको कंपनी बहुत बढ़िया लगती है तो आप उसको लेके भी रख सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म। इमीडिएट नहीं लेना है, समझना है कि इसमें पैनिक बाइंग आ सकती है और फिर उस हिसाब से लेना है। तो ये भी एक पैटर्न है। इसके अलावा जितने पैटर्न हमने डिस्कस किए, इसके अलावा भी कुछ पैटर्न है जो हमने बात किया था। न्यू प्रोडक्ट का एक पैटर्न है जो मैं यहाँ लिखा नहीं हूँ, बाकी ये 4 ही हम डिस्कस कर पाए। लेगेसी कंपनीज, न्यू जनरेशन, induction of new generation companies which are leaders in a niche area with small market cap, companies eating market share of market leaders, second run companies where leaders have been multi-bagger। तो ये नाम से तो ऐसे समझ में ही आ रहा है, बट अगेन अपने चाहे तो ये 3 हफ्ते तक चल सकता है और हम बिना सोए, अभी रात का ऑलरेडी 1:40 हो चुका है और हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। So that really proves how passionate we both are about this stock market. So I इतना really अच्छा, want to इतना बहुत प्रॉपर एक एक सारे स्टेप वाइज आपने समझाया और इतनी केस स्टडीज भी मिल गई। तो इन्हें क्या है कि केस स्टडीज मिल गई और एक विजुअल फॉर्म में मिल गई है। तो फिर अब वो जाके जब सारे व्यूवर्स दोबारा जाके अब उसको स्टडी करेंगे, अब फिर उसके प्रॉपर चार्ट से फिर स्टडी करेंगे, फिर वैसे ही न्यू कंपनीज फाइंड करने की ट्राई करेंगे, तो वो बहुत अच्छा लिंक हो पाएगा उनको। तो ये सही बात है। प्रॉपर एक सेशन हो गया, बहुत अच्छा। हाँ, मैंने आपका सारा टाइम बाउंडेशन तोड़ दिया और आई रियली वांट टू थैंक यू। इट्स अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी एंड मेरा और आपका कनेक्ट भी आपके शो के कारण ही हुआ था। मैं हाँ जब जी, वो सुना था ऋषिकेश जी का, हाँ जी, हाँ तो जी। फिर मैंने सोचा कि मैंने ऋषिकेश जी से बात की तो वहाँ पे आपका भी जिक्र हुआ, पता चला आप भी बहुत बेहतरीन ट्रेडर हो, तो मैं फिर आपसे भी कनेक्ट किया मैं। So obviously this show has been special, and I really want to I really want to hear all the chats that you do, and I keep looking forward to it. चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच इतना अप्रिशिएट करने के लिए। प्लस एक्चुअली यही बेनिफिट है, एक तो ये सेशंस करके एक तो मेरी खुद की इतनी नॉलेज, फर्स्ट हैंड मुझे नॉलेज मिल रही है, तो एक तो अपनी खुद की नॉलेज इंप्रूव हो रही है, साथ में यही नॉलेज जितना ज़्यादा लोगों के साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो उतना ही नॉलेज एक्सपैंड होती है। तो यही पर्पस है स्टार्टिंग से, नॉलेज जितनी हो सके उतना साथ में, क्योंकि स्टार्टिंग में देखो हम सब ने बहुत मोटे लॉसेस करे हुए हैं। तो जितना न्यू जो ट्रेडर्स आ रहे हैं, न्यू जो मार्केट में आ रहे हैं, उनका जितना एटलीस्ट बच जाए तो हमें तो हमारा क्या जा रहा है, हमें तो ब्लेसिंग्स ही मिल रही है। Right, तो यही right. एक बस पर्पस था इन And वीडियोस का। the best part was जब हनी जी ने मुझे बोला कि सेकंड पार्ट करते हैं, सो उन्होंने बोला कि इस बार ना अपने ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि कुछ स्ट्रैटेजी या ऐसे कुछ शेयर हो पाए। तो मुझे ना ये बहुत ही अमेजिंग आइडिया लगा, बिकॉज पहले पार्ट में थोड़ी स्टोरी कवर हुई, लोगों को मेरे बारे में पता चला और कुछ स्ट्रैटेजी भी कवर हुई, थॉट प्रोसेस, ये सब शॉर्ट में हुआ था, बट वो थियोरिटिकल का आज प्रैक्टिकल हो गया। बिल्कुल तो हो गया। सॉरी, मुझे पर्सनली आई मीन वो थॉट बहुत अच्छा लगा था, एंड आई होप हनी जी हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू इट। नहीं नहीं, बिल्कुल, ये बहुत प्रॉपर, बहुत परफेक्ट है, लग रहा था जैसे बैठ के वेबिनार देख रहे हैं हम। प्रॉपर एक ही चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपने एक्सप्लेन करी है। तो आई होप लोगों का डर थोड़ा इन्वेस्टिंग से कम हो जाए, एंड लोग थोड़ी और एनुअल रिपोर्ट्स और ये सब चीजें पढ़ने लगे। राइट, तो राइट। वैसे, चलो आप रात के 2 बजने वाले हैं। आप अभी तो इसके बाद आप बैठ क्या के एडिट रिसर्च करूंगा आराम करोगे से, कि? 4-5 बज जाएंगे आज, तो कोई नहीं, कल संडे है इसलिए बेटर रहिए। परफेक्ट है, परफेक्ट। चलो, थैंक यू सो मच। अगर आपको दोबारा से थैंक्स अ लॉट। डिस्टर्ब करना होगा थैंक तो आपको यू। दोबारा मैं आपको बॉदर करूंगा। एकदम एकदम, एंड टू ऑल द व्यूअर्स, आई एम ईगरली लुकिंग फॉरवर्ड टू आप योर व्यूज। अगर आपने कुछ सीखा है या आप चाहते हो कि हम मिलके या किसी और के साथ कुछ बेहतर इनपुट्स आपको दे पाए, तो प्लीज आप वो शेयर करें हमारे साथ। राइट, राइट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू, बाय बाय। बाय।